हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अध्ययनलॉजी। दोस्तों, आपने सुना होगा कि वोडाफोन ने भारत सरकार के विरुद्ध में इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर एक रेट्रो टैक्स की जो बैटल थी वो जीत ली है, जिससे उसको 22,100 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है वोडाफोन को। ओके, तो आर्बिट्रेशन क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है, और भी बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स हैं जो इस केस में यूज़ हुई हैं। हम वो सारी देखेंगे थोड़ा आगे चल के। तो दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी नम्रता सोनी। देखिए कंटेस्ट क्या है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। एक कोर्ट है ये मध्यस्थता कराने का। किस चीज़ का मध्यस्थता कराती है ये? मान लीजिए हमारी कंट्री है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक। अब कोर्ट में कोई भी डिसीज़न बहुत देर में आता है, यानी कि न्याय मिलने में बहुत समय लग जाता है। अब बिज़नेस के कोई इश्यूज़ हैं, है ना, कोई बिज़नेस करता है, उसके साथ कोई गड़बड़ी होती है। अब वो क्या करेगा, अगर कोर्ट में जाता है तो थोड़ा समय लंबा लग जाता है। एक तो ये बात है, क्योंकि न्याय आसानी से मिलता नहीं है ना, टाइम ही लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा केस भी होते हैं कोर्ट के पास। दूसरी बात, एक एक परत को छानना पड़ता है ना। डिसीज़न ऐसे ही नहीं ले लेते कि अभी केस गया और ठीक है इनके फेवर में दे दियो, कोई और चीज़ आई तो उनके फेवर में दे दी। नहीं, एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से देखना पड़ता है। सारे के सारे रूल्स को देख देख कर ही कोई भी डिसीज़न आता है, तो बहुत समय लग जाता है। अब मान लीजिए कोई क्रॉस बॉर्डर मीन्स इंटर बाउंड्रीज़ के कोई डिस्प्यूट्स है, मान ली इंडिया है और एक दूसरी कोई कंट्री है। हमारे केस में नीदरलैंड की बात कर रहे हैं तो हम नीदरलैंड ले लेते हैं। अब इनके बीच में जो भी मैटर था तो वो कहाँ गया, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। इंडियन गवर्नमेंट के जो भी रूल्स थे इनको पसंद नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चले गए कि हमारे बीच में आप मध्यस्थता कराइए कि हम सही है कि इंडिया वाले सही है। ओके, तो इसलिए ये कोर्ट बनाई गई कि जल्दी से न्याय मिले और बिजनेस ठीक से चल पाए दो कंट्रीज़ के बीच में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग में है, नीदरलैंड में। तो इन्होंने क्या कहा, इनका डिसीजन आया तो ये बोले कि इंडिया ने जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लाइबिलिटीज़ यानी कि जो टैक्स इम्पोज किया है रेट्रोस्पेक्टिवली, किस पर? वोडाफोन ग्रुप पर, इंटरेस्ट और सारी पेनल्टीज़ को मिला करके ये वॉयलेट करता है। क्या वॉयलेट करता है? बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो हुई थी नीदरलैंड और इंडिया के बीच में 1995 में, उसके विरुद्ध है ये। क्या? जो टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं वोडाफोन ग्रुप से भारत सरकार, ये विरुद्ध है उसके। ओके, अब आप सोचेंगे बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी ये क्या है? तो ये 1995 में इंडिया और नीदरलैंड के बीच में एक समझौता हुआ था। नीदरलैंड और इंडिया, नीदरलैंड ने कहा था कि हमारी कंपनी आपके यहाँ जाएंगी तो आप उनको पूरी सिक्योरिटी देंगे, उनको काम करने के लिए एक सहूलियत, एक अच्छा वातावरण प्रदान करेंगे। और इंडिया ने भी यही, मतलब एक दूसरे से ये सहमति पत्र होते हैं, उस पर साइन कर लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, आप ऐसा करना, जिससे कि इंडियन कंपनीज़ और नीदरलैंड कंपनीज़ को एक दूसरे की टेरिटरी में बिजनेस करने में, कुछ भी काम करने में परेशानियां ना हो। एक और बात होती है कि डबल टैक्सेशन से बचा जा सके इसमें। ओके, डबल टैक्सेशन मीन्स कोई कंपनी ने इंडिया में भी टैक्स दे दिया, इंडियन कंपनी ने, और इधर भी काम कर रही है तो यहाँ पे भी टैक्स पे कर रही है, तो वो टैक्स पे ही करती रहेगी क्या? तो ये चीज़ों से बचने के लिए एक ट्रीटी साइन हुई थी, उस ट्रीटी का वायलेशन हुआ है, ऐसा कहा गया। ओके, और क्या हुआ है साथ ही साथ, आर्बिट्रेशन जो रूल्स हैं, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, इसके जो रूल्स हैं इसको भी तोड़ता है। क्या? ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। अब बार बार आ रहा है कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, तो ये क्या होता है हम आगे चल के देखेंगे। अभी के लिए आप समझ लीजिए कि कोई भी नियम है, मान लीजिए 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट था, इसके तहत कोई भी डिसीज़न आया है आज की डेट में, 2020 में ही आया है, मान लीजिए एग्जाम्पल हमारी। अब क्या हो गया, गवर्नमेंट हार गई। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, रेट्रोस्पेक्टिवली जाकर, यानी कि पिछले समय पे जाकर, है ना, हम आज हैं, आज हम 2020 में हैं,
और इन्होंने आज कुछ अमेंडमेंट कर दिए, इसमें संशोधन कर दिया। किसमें? इस एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में आज की डेट में संशोधन कर दिए और कहा कि ये पूर्व प्रभावी होंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली इम्पोज किए गए, यानी कि जो 1961 में जो एक्ट बना था उस पे लागू कर दिए। यानी 2020 से पहले जो भी कुछ भी चला आ रहा था तो वो सारा अब किससे चलेगा? 1961 में जो अमेंडमेंट कर दिए अब उसके बाद से चला आएगा ये सब। मान लीजिए आप कहीं पे जॉब करते, आपकी नौकरी लगी है, तो नौकरी लगती है तो उसके लिए पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कुछ भी। मान लीजिए 2018 में आपकी जॉब लगी थी और उस वक्त लिखा हुआ था कि जो ग्रेजुएशन करा हुआ है वो एप्लीकेबल है, और अब जाके मॉडिफाई कर दिया उसको, जो भी क्राइटेरिया था उसको मॉडिफाई कर दिया, बोला कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली, हम एक सिर्फ एग्जांपल देख रहे हो कि ये टैक्स से संबंधित बात है और हम समझने के लिए देख रहे हैं कि अब कर दिया कि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसको चेंज करके कहा कि ग्रेजुएशन नहीं, इसके साथ साथ आपको इकोनॉमिक्स में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, है ना। तो अब क्राइटेरिया क्या हो गया? चेंज हो गया। तो क्या जो जॉब करते हैं पहले से, जो सिर्फ ग्रेजुएट हैं, अब उनको हटा दिया जाएगा? मीन्स ये तो ये हुआ कि अब आप लायक ही नहीं हो नौकरी करने के। ये रेट्रोस्पेक्टिवली का मीनिंग ये होता है कि पहले प्रभावी कर दें, आज से कुछ समय पहले से ही ये प्रभावी हो जाएगा नियम। ओके, तो पूरी कहानी क्या थी अब वो देखते हैं। ये बात तो सबको पता चल गई कि वोडाफोन जीत गया है, विनर हो गया है। क्या है कहानी? वोडाफोन जो कि यूके की कंपनी है, इसकी ब्रांचेस है पूरे भारत, पूरे विश्व में। तो ऐसी ही एक ब्रांच है नीदरलैंड में। ओके, और नीदरलैंड में जो ब्रांच है उसका नाम है वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स। अब इसने हज की जो कंपनी है हचीसन एसआर ग्रुप में, इंडिया में था ये, हज 2004 में इंडिया में प्रवेश किया था हज ने। वोडाफोन ने क्या किया? 2007 में 2007 में 67% स्टेक किसके? हज के। हज कहाँ की कंपनी? हांगकांग बेस्ड कंपनी है। ओके, एच फॉर हज और एच फॉर हांगकांग। तो इसके 67% स्टेक को खरीद लिया 11.1 बिलियन डॉलर में। ठीक है, तो अब क्या हुआ? हज क्या बन गया? वोडाफोन बन गया हज, तभी से 2007 से। तो इतनी बात समझ में आई आपको? अब क्या होता है आगे चल के? इसके लिए जो इन्होंने परचेज़ किया वोडाफोन ने हज की कंपनी को, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि आपको कैपिटल गेन देना पड़ेगा, विथ होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। वोडाफोन से कहा। अब आप सोचेंगे कि खरीदी किसने है? हज की, हज के पास पैसे आए हैं कितने? 11 बिलियन डॉलर आए हैं, वोडाफोन ने पे किए हैं, तो टैक्स हज को देना पड़ेगा। अब देखिए, एक विथ होल्डिंग टैक्स होता है, जैसे कि टीडीएस कह सकते हैं हम, है ना। तो कोई भी कैपिटल गेन यानी कुछ परचेज करते हैं हम, तो हमें एक गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। ये इनकम टैक्स ऑफ एक्ट ऑफ 1961 में लिखा हुआ है। इसके अंडर में गवर्नमेंट ने इम्पोज किया था टैक्स, विथ होल्डिंग टैक्स था ये वोडाफोन के ऊपर। अब वोडाफोन ने ये बात मानने से इनकार कर दिया, बोला हम क्यों टैक्स दें। अब देखिए इन्होंने मना क्यों किया? क्योंकि वोडाफोन नीदरलैंड बेस्ड, हज कहाँ की है? हांगकांग बेस्ड, है ना। और एक और बात, एक और क्या है कि इन्होंने ये डील जो साइन की थी, ये लेन देन की, बेचने की और ख़रीदने की, ये कैम्बे आइलैंड में साइन की है, ये यूके की टेरिटरी है। तो बोले इंडिया का कोई नामो निशान ही नहीं है, हम इंडिया को टैक्स क्यों देंगे, है ना। तो ये मैटर पहुंच जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट में वोडाफोन ने अपील की और उसका वर्डिक्ट आया कि उनने जो रूल सुनाया, मतलब अपना डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेवर में कहा। उन्होंने कहा वोडाफोन आपको टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स चुकाना पड़ेगा भारत सरकार को। वोडाफोन नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन 2012 में आया, हो गया ना लंबा समय। तो लेकिन फेवर किस में दिया इन्होंने? सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन ग्रुप का फेवर किया, बोला कि वोडाफोन ग्रुप सही है, इंडियन गवर्नमेंट को उस पे जो टैक्स इम्पोज किए हैं वो नहीं करने चाहिए थे। लेकिन अब क्या होता है? अब कहानी बदल जाती है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी
इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, फाइनेंस एक्ट को अमेंड कर दिया 2012 में, यानी कि अभी डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का 2012 में। और इसने सुप्रीम कोर्ट ने जो इनकम टैक्स है एक्ट है, जो इनकम टैक्स एक्ट का 1961 का, इसके ही तहत अपना डिसीजन सुनाया कि वोडाफोन इज़ करेक्ट। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, संसद ने इस एक्ट को अमेंड कर दिया 2012 में ही, यानी कि हार गए केस। तो इन्होंने कहा जिस आर्टिकल से, जिस क्लॉज से हम हारे, हम उस क्लॉज को ही बदल देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो क्या किया, जाकर के अमेंडमेंट कर दिया इन्होंने। इस वक्त पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो हमारे प्रणब मुखर्जी थे, उनका दिमाग चला और उन्होंने कहा बदल देते हैं रूल। तो रूल्स को बदल दिए, बोले अब क्या करोगे, अब टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि जिसके कारण तुम ये टैक्स जो केस जीते हो, अब तो वो रूल ही नहीं है, अब टैक्स दो। तो बढ़ते बढ़ते टैक्स कितना हो गया, उस वक्त लगाया था 7,990 करोड़ रुपए का ये टैक्स देना था वोडाफोन को, भारत सरकार को। अब ये केस इंटरेस्ट के साथ बढ़ते बढ़ते और भी जो पेनल्टीज़ होती हैं उनके साथ हो गया है, लगभग मीन्स 14,200 करोड़ रुपए और बढ़ के ये 22,190 के करीब हो गया है ना। हम लगभग ऐसे याद कर लेते हैं, 22,000 करोड़ का हो गया है, मोटे मोटे नंबर याद कर लेते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेट्रोस्पेक्टिवली क्या हुआ। 1961 का जो केस था 2012 में बदल दिया और कहा कि अब ये तब से ही प्रभावी हो गया है, चेंज आज किए हैं लेकिन ये 61 से ही प्रभावी माने जाएंगे। ओके, अब वोडाफोन ने इनिशिएट किया, क्या रिकॉल की, उन्होंने कहा हम लोगों के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई थी इंडिया और नीदरलैंड के बीच में 1995 में। तो इसके क्लॉज 9 में लिखा हुआ है कि जो भी एक दूसरे की जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे की कंपनी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगी, प्रमोट करेंगी और हेल्प करेंगी। तो जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का, इन्होंने कहा, अपना डिसीज़न दिया और कहा कि गवर्नमेंट की जो डिमांड है वो तोड़ती है, ब्रीच करती है फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट का, जो कि क्लॉज 9 में दिया हुआ है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के। तो देखिए, जब भी जो आईटी एक्ट होता है, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट है, और जो भी एक्ट होते हैं किसी भी कंट्री के, अब जब बायलैटरल ट्रीटी हो जाती है दो कंट्रीज़ के बीच में, तो वो ट्रीटी ज़्यादा पावरफुल होती है, यानी कि ये इस चीज़ को फिर अपने अंडर कर लेती है, ये चीज़ें मायने नहीं रखती। अब जो इन लोगों ने देखा है, जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने, इन्होंने जो मध्यस्थता कराई है, तो अब ये क्या देखेंगे कि देशों के बीच में क्या करार हुए थे, तो उन करार को देखा जाता है। अब तुम्हारे यहाँ क्या रूल चल रहे हैं वो तुम्हारी कंपनीज़ के लिए चल रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती है। ओके, हम पढ़ते भी हैं, कोई भी जब रहता है, कोई रूल आता है, एक्ट होता है, तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है, लिखा रहता है कि संपूर्ण भारत पे होगा। ओके, तो इसलिए क्या होता है, ये ट्रीटीज़ होती हैं दो देशों के बीच में, इनके मैटर कहाँ सॉल्व हुए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, और वोडाफोन इस तरह से जीत गया। अब इसके बाद भारत सरकार को 40.3 करोड़ रुपए पेनल्टी के रूप में चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि वोडाफोन ने कहा हमारा इतने समय से जो दिमाग ख़राब हुआ है, दिमाग ख़राब नहीं मीन्स इतना समय बर्बाद हुआ है, जो भी इनके खर्चे भी हुए होंगे, इधर उधर कोर्ट्स में भागते रहिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा आया होगा, तो उसके लिए भारत सरकार को 40.3 करोड़ रुपए एज ए पेनल्टी पे करनी होगी। तो ये पूरा का पूरा केस था कि किस तरह से 2007 से केस चला रहा था और 2020 में ये सॉल्व हुआ है। ओके, अब थोड़ी जो टर्म यूज़ हुई है इस केस में हम उनको भी देख लेते हैं। तो कैपिटल गेन यूज़ हुआ था, वोडाफोन को चुकाना था। कैपिटल गेन यानी कोई भी प्रॉपर्टी और कोई भी चीज़ आप परचेज करते हैं, कैपिटल एसेट को, तो उसका टैक्स आपको पे करना पड़ता है। ओके, उस पर इनकम पर। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया है, थोड़ा थोड़ा देख लिया है, वही आपको समझने की ज़रूरत थी। ये बहुत डिटेल लिखी हुई है, अगर आपको अच्छी लगे तो ये भी पढ़ लेना कि कोई कंट्री कोई रूल पास करती है कोई सर्टेन प्रोडक्ट्स पर टैक्स के रिगार्डिंग, किसी आइटम पर, किसी सर्विस पर, या कोई डील पर। ओके, तो उस कंपनी को
आज की डेट से पीछे जाकर उस रूल के हिसाब से सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, सिर्फ इंडिया ही नहीं, काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ये पॉलिसी, ये जो रूट है ये अपनाती हैं। क्यों अपनाती हैं? देखिए, कई बार होता है कि आज जो रूल बनाए हैं हमें आगे चल के वो थोड़ी सी कठिनाइयाँ देने लगते हैं, चेंज होना ज़रूरी लगता है। ओके, ऐसा लगता है कि कुछ गलती रह गई थी उस वक्त जब हमने रूल बनाए थे, तो हम उस वक्त पे ही जाके उनको सुधार कर सकें, जिससे कि कोई लूप होल ना रह जाए, कोई और कंपनीज आकर उसका एडवांटेज ना ले पाए, इसलिए ये करना पड़ता है। लेकिन और फिर क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स जो है हर्ट करता है कंपनीज़ को, नोइंगली और अननोइंगली। वो अलग इंटरप्रिटेट कर लेती हैं डिफरेंट रूल्स को, जो टैक्स के रूल्स होते हैं उनको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके, और फिर कंट्रीज़ को नुकसान होता है, कंपनी को फ़ायदा हो जाता है। तो इंडिया ही नहीं, जैसा कि अभी मैंने बात की, यूएसए, यूके, नेदरलैंड, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स को इम्पोज करती हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे चलते हैं। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ये क्या थी? देखिए, 1995 में 6 नवंबर को इंडिया और नेदरलैंड के बीच में साइन हुई थी एक ट्रीटी है ये। इसमें क्या था कि जो इन्वेस्टमेंट करेंगी कंपनीज़, उनको किसी भी एक दूसरे की कंट्रीज़ में, तो उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा है। नीदरलैंड ने कहा कि भैया तुमने ये कहा था कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, अब तुम तो टैक्स लगा लगा के परेशान कर रहे हो। ओके, तो ये वायलेट हो गया। और 2 कंट्रीज़ इंश्योर करती हैं कि हम एक दूसरे की जो कंट्रीज़ में कंपनीज आएंगी उनके साथ फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट दिया जाएगा उनकी कंपनीज़ को, यानी कि फुल्ली प्रोटेक्ट किया जाएगा और सिक्योरिटी दी जाएगी एक दूसरे की टेरिटरी में, अपनी अपनी अलग मतलब इसकी कंपनी को इसकी कंट्री में प्रोटेक्शन दी जाएगी और इस देश की कंपनी को इनकी टेरिटरी में प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी थी। ओके, अब हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन कमीशंस ऑन लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ क्या था। तो ये 1966 में इस्टेब्लिश किया था। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की सब्सिडरी बॉडी है। ओके, ये मानी कि उसका पार्ट है ये क्या करता है, ये लीगल बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिस्टम की, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड लॉ को देखती है। अब बात आती है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये क्या है? तो ये 1899 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर हमने बात की थी हेग में है, नेदरलैंड के। इसका पर्पस क्या है? जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करना है ना, एक मध्यस्थता का कार्य करना बीच में पड़ के, और जो मैटर्स हैं उनको सॉल्व करना 2 कंट्रीज़ के बीच में या 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। कैसी? इंटर गवर्नमेंटल, वही हो गया ना, इंटरनेशनल लेवल पे ये एक कोर्ट है। अब आगे चल के क्या होना चाहिए, देखिए, वे फॉरवर्ड इंडिया को कोई ऐसा एक मीनिंगफुल और एक क्लियर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को देख सके, और ऐसे जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको पहले ही बचा ले कि भारत सरकार के टेरिटरी में ये चीज़ हो जाए, इंडियन टेरिटरी में ही जो डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व हो जाए, जिससे कि पूरे विश्व में इंटरनेशनल लेवल पे उनकी थू थू ना हो। ओके, अभी बहुत हुई थी, 2012 में भी हुई थी, जब ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लेकर आए थे, सुधार किया था, और कहा कि वोडाफोन भले ही जीत गया सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब देखो कैसे जीतोगे, अब करो अप्लाई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जाकर देखेगा कि अभी तो आए थे भैया, अभी तो जीते थे उस क्लॉज के अनुसार, जो भी एक्ट था 1961 का, इनकम टैक्स एक्ट। तो कहीं फिर से देखो, कहेगी गवर्नमेंट, फिर से देखेंगे, कहेंगे अरे नियम तो बदल गया है, वोडाफोन तुम हार गए। तो इस चीज़ के लिए बहुत आलोचना हुई थी ग्लोबली इंडियन गवर्नमेंट की, और अभी भी हो रही है कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया है। तो इस सब से बचने के लिए कोई मैकेनिज्म सुधारना चाहिए भारत सरकार को, अपनी टेरिटरी में ही सारे डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएं इसलिए। और अगर ऐसे होते हैं जब छवि बिगड़ती है
इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी बहुत असर पड़ता है। दूसरी कंपनीज अट्रैक्ट नहीं होंगी, कहेंगे अरे यहाँ पर तो बहुत सारे लीगल मैटर्स होते हैं, फिर कोर्ट के चक्कर काटते रहना पड़ेगा, तो कौन जाए। तो मार्केट में ग्लोबली हमारी रेपुटेशन डाउन होती है ऐसे केसेस से, तो इससे हमें सुधार करने की आवश्यकता है आगे चल के, जिससे कि हमारी कॉस्ट भी बचे और टाइम भी ख़राब ना हो, और सबसे पहली अच्छी बात है कि इमेज भी ख़राब ना हो। ओके, तो ये पूरी बातें थी हमारी इस वीडियो के रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप आपको सब कुछ अब समझ में आ गया होगा कि क्या पूरी की पूरी बात थी, पूरी कहानी क्या थी, किस तरह से वोडाफोन जीता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।